हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कल हमने उसका बेसिक लास्ट वीडियो था, उसमें बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में पढ़ा था, डिस्क्राइब किया था क्या टर्म एंड कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंपोजिट रेंट है, उसका एक छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बारे में कंपोजिट रेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोजिट रेंट होता क्या है। कंपोजिट रेंट के अंदर आपको लेट आउट करनी होती है, लेट आउट ऑफ बिल्डिंग। उसमें बिल्डिंग तो होएगी, ये तो बिल्डिंग वाला तो कंसेप्ट है ही, बिल्डिंग प्लस लेट आउट ऑफ अदर एसेट, दोनों ही बिल्डिंग के साथ। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बिल्डिंग अगर आपने लेट आउट कर दिया तो साथ के साथ उसकी आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हो, तो आप बोलोगे कि हमें बिल्डिंग का तो रेंट तो चाहिए ही चाहिए, बिल्डिंग का रेंट, उसके साथ साथ हमें सिक्योरिटी का रेंट भी चाहिए। बिल्डिंग वाला तो चाहिए प्लस अदर एसेट, सिक्योरिटी है, जैसे लिफ्ट भी है, लिफ्ट का भी मेंटेनेंस का चार्ज चाहिए आप तो। या फिर जैसे कोई आप फैक्ट्री या गोडाउन डोनेट सॉरी जो लेट आउट करते हो, तो उसमें फैक्ट्री के साथ साथ जो फैक्ट्री की बिल्डिंग तो रहेगी प्लस अदर एसेट भी, किसी आदमी को सेम फैक्ट्री सेम मशीन चाहिए तो अदर एसेट भी आप उसको ट्रांसफर करते हो। तो जबकि ये एसेट को आप ट्रांसफर करते हो अदर एसेट, तो क्या वो भी टोटल इसका बिल्डिंग का लेट आउट और एसेट का लेट आउट टोटल मिला के जो आपको मिलता है उसको कंपोजिट रेंट मिल बोलते हैं। अब ये बात सोचने वाले कि बिल्डिंग का तो हम ठीक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई मशीन है, उसको मशीन को अगर लेट आउट कर रहे हो तो क्या वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी? जबकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो ये कहती है द पर्सन शुड बी द ओनर एंड द थिंग इज बिल्डिंग एंड अदर लैंड अपॉर्टिनेंट टू। वो तो मशीन है, वो तो क्वालिफाई करेगी नहीं। तो जब हम टोटल रेंट मिल रहा है तो हम कैसे उसको टैक्सेबल करेंगे, उसके टैक्सेबिलिटी के बारे में हम अभी देखेंगे। तो कंपोजिट रेंट का मतलब आपको समझ में आ गया, बिल्डिंग का रेंट एज वेल एज उसके साथ जो अदर एसेट्स हैं, जैसे कि आपने कोई लेक्चर हॉल आपके पास है, वो आप लेट आउट कर रहे हो, तो एक लेक्चर हॉल के साथ आप लेक्चर हॉल तो आप दोगे, बिल्डिंग तो दोगे, प्लस में एयर कंडीशन जो एसी लगी हुए हैं वो भी आप उसके साथ आपको देना पड़ेगा। तो उसमें भी दोस्तों एक दो चीजें आती हैं। फिर ये तो आपको समझ में आ गया कि कंपोजिट रेंट होता है क्या। उसमें भी दो चीजें आती है, पहली है व्हेन बोथ लेट आउट आर सेपरेबल, सेपरेबल, एंड सेकंड आती है जब बोथ लेट आउट आर नॉट सेपरेबल। सो नॉट सेपरेबल इट मींस कि एक, अभी बताता हूं दोनों का मीनिंग बताता हूं। सेपरेबल का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग का आपको अलग से एक दूसरे से, और एसेट है उसका अलग से आपको किराया मिलेगा या रेंट मिलेगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं और दोनों का सेम किराया हमें मिल गया, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों का अगर कंबाइंड हमें रेंट मिल रहा है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे बिल्डिंग के उसमें और उसके इसमें। एक बार हम एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उसको हम पहले करेंगे। देखो, एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को दे देता है वाई को, वाई को दे देता है, और वाई उस प्रॉपर्टी के उसको 1 लाख रुपीज पे करता है। कितने? 1 लाख रुपीज। और प्रॉपर्टी के तो 1 लाख रुपीज पे कर देगा, ठीक है, और बाकी के 20 के वो पे करता है, 20,000 किसके लिए? लिफ्ट के लिए और सिक्योरिटी के लिए, इन सब चीजों के लिए बाकी 20,000 पे कर रहा है। तो देखा जाए तो टोटल उसको कितना रेंट मिला? 1,20,000। दैट इज द कंपोजिट रेंट। तो आउट ऑफ दिस, अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये पोर्शन विल गो टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो सेक्शन 22 है चार्जिंग सेक्शन, उसकी टर्म एंड कंडीशन को पूरा करता है। जबकि लिफ्ट और सिक्योरिटी का जो सर्विस चार्ज मिल रहा है आपको, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ईदर इट विल गो पीजीपीपी में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें दिस विल बी टैक्सेबल। दिस इज वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ठीक है, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेट भी करने की कोशिश करेंगे। देखो, अब मिस्टर ए है कोई, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, ए के पास, उसने रेंट पे दे दी किसको? मिस्टर बी को प्रॉपर्टी दे दी रेंट पे, और रेंट कितना मिला उसको? 1,50,000, 1,50,000 एज ए रेंट। और उसमें उसने क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर आपको बिल्डिंग ही मिलेगी,
ठीक है। और आपको बाकी की जो डिफरेंट सर्विस है वो सर्विस का चार्ज भी है, जैसे लिफ्ट है या फिर सिक्योरिटी है, उन सब का चार्ज भी इसके अंदर इंक्लूड है 1,50,000 के अंदर। अब आपके लिए टास्क रहेगा कि आप बताओ, ये कंपोजिट रेंट हो गया जिसमें बिल्डिंग का भी चार्ज है प्लस सर्विस भी चार्ज है, तो इसमें कौन सा आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो उस केस में भी दोस्तों आपको जो 1,50,000 है उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा बिल्डिंग के अंदर और सर्विस चार्ज के अंदर। यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, अलग से दे रखा था 1,20,000, बट यहाँ पे पूरा ही एक साथ दे रखा है, लेकिन है तो सेपरेबल ना। सेपरेबल का मतलब ये कि लिफ्ट और सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, वो कहीं से और से भी कर सकता है। लिफ्ट का मेंटेनेंस चार्ज देने की जरूरत है, डेफिनेटली है, और सिक्योरिटी का चार्ज देने की जरूरत है, ठीक है। बिल्डिंग के साथ ये सब चीजें देने साथ में आपको ये इसका किराया भी, रेंट भी देने का, एसेट देने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं कि इनके बिना काम नहीं चल सकता। सो एक जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि लिफ्ट के बिना भी डेफिनेटली काम नहीं चलता, वो सब चीजें हैं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके हम सोच रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको सर्विस चार्ज इसका मिल रहा है और बिल्डिंग का 1,50,000 है, तो इन दिस केस यू हैव टू डिवाइड दिस 1,50,000 इनटू बिल्डिंग चार्ज एज वेल एज द सर्विस चार्ज इन बोथ द केसेस। दैट विल डिपेंड अपॉन कि कितना उधर फेयर मार्केट रेट है, फेयर रेंट है कितना, उसके हिसाब से बिल्डिंग का रहेगा और फिर बाकी का सर्विस चार्ज में रहेगा। ये तो केस हो गया सेपरेबल का। अब हम बात करते हैं नॉन सेपरेबल। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे मान लो कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था पहले, उस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था दैट एक एयर कंडीशन हॉल है, ठीक है। चलो एक बार हम एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं। एयर कंडीशन हॉल है जिसके अंदर मिस्टर एक्स उसको ओन करता है, लेक्चर हॉल है, तो उसका एनुअल रेंट है 3 लाख। सॉरी, एक कम करते हैं इसको, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते हैं, 3 लाख की बजाय उसका एनुअल रेंट है 5 लाख, ठीक है। और एनुअल रेंट इसके अंदर 5 लाख के अंदर बिल्डिंग का भी है और बिल्डिंग के साथ साथ जो बाकी एयर कंडीशन है और जो फर्नीचर है, दोनों सबका है, मतलब इसमें 5 लाख के अंदर। तो इन दिस केस में जो बिल्डिंग और एसी का जो चार्ज है, दे आर नॉट सेपरेबल। आप बिल्डिंग के साथ एसी तो देनी ही पड़ेगी, उनको सेपरेट नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इस केस में जो इनकम है, पूरी की पूरी इनकम 5 लाख, जहां पे सेपरेट नहीं की जा सकती, तो पूरी की पूरी इनकम को बेटा पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करेंगे, जहां पे इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। देखो, अगर कई केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे लिफ्ट को भी सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ऐसा नहीं है कि लिफ्ट और सिक्योरिटी सेपरेबल ही होते हैं और एसी और फर्नीचर इनसेपरेबल होते हैं। दोनों को ही, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। वो देखे जाएंगे कि क्या कंडीशन क्या है। एक लेक्चर हॉल में एसी को सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि लेक्चर हॉल में एसी तो रहेगी, तो वो तो साथ के साथ उसमें बिल्डिंग के आएगा। तो दोस्तों, इस केस में पूरी जो प्रॉपर्टी है, इसमें बिल्डिंग होने के बावजूद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं करना है, ये पूरा पीजीपीपी में ही करना है। चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं, समझिएगा। ये एक्स वाले ही केस में, इसी में उसने ये डिसाइड किया कि आपको रुपए 3 लाख देने हैं। 3 लाख किसके लिए देने हैं? बिल्डिंग के लिए। और प्लस 2 लाख देने हैं किसके लिए बेटा? ये देने हैं एसी प्लस फर्नीचर के लिए। दैट इज द रेंट, एनुअल रेंट, ठीक है। और इस केस में भी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन, अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेपरेबल है कि ये सेपरेबल नहीं है, कि कौन सा पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेपरेबल है, ये सेपरेबल नहीं है? ये क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा पक्का, तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट सेपरेबल है कि नहीं है। और जहाँ पे मेंशन है कि ये पार्ट सेपरेबल है, तो उसका मतलब ये है कि वहां पर आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि पीजीपीपी में आएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अब यहाँ पे देखो, इस केस में 5 लाख को डिवाइड कर दिया कि 3 लाख वो बिल्डिंग के हैं और 2 लाख हैं एसी और फर्नीचर के। तो इस केस में भी अगर दोनों ही इनकम, अगर आपको क्या लगता है ये तो किसके अंदर टैक्स होनी चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में। और ये किसके अंदर टैक्स होनी चाहिए?
पीजीबीपी में। बट बेटा जब नॉन सेपरेबल का केस हो तो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होती। ये पूरी की पूरी इनकम 3+2 जो 5 लाख है वो पूरी की पूरी इनकम आएगी पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन दोनों में से कोई एक में। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। So this income is taxable either business income or income from other sources. The rule is applicable even if from the agreement one can find out rent or building are separate. ये आपको रूल ऑफ एग्रीमेंट से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पे आपको लिखा हुआ है कि लेटिंग ऑफ लेक्चर हॉल इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ एयर कंडीशन, तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी। यही एक मेन इसका जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था नॉन सेपरेबल का। जो कंपोजिट रेंट को पढ़ते हैं जो हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज करता है उसका वही यही एक रीजन है। जो नॉन सेपरेबल रहेगा पार्ट जो क्वेश्चन में रहेगा वो पीजीबीपी के अंदर लेना है, और जो सेपरेबल पार्ट रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स होगा। इसके अलावा एक छोटा सा हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा एक और पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं। यूएसए के अंदर मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उससे मुझे रेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये रेंट इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, बताइए कौन सा केस रहेगा? तो उसके लिए अगर फॉरेन में आपकी एक प्रॉपर्टी है, इंडिया के अंदर टैक्स करना है उस रेंट को, तो हमें दो कंडीशन देखनी पड़ेगी। पहली उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर वो रेजिडेंट है, अगर द एसएससी इज रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दोनों को डिफरेंस पता है क्या है इनमें? तो रेजिडेंशियल वाले चैप्टर में इसको हम देखेंगे कि क्या रेजिडेंस होता है, नॉन नॉडे और एनआरआई क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो इस केस में बेटा पक्का ये इनकम क्या होगी? टैक्सेबल, दैट इज 100% श्योर। बट इन केस अगर द एसएससी इज एनआरआई और आरएनओ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरएन, इन दोनों केस में ये इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं? तो उस केस में भी आपको बेटा दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहली चीज ये है, अगर ये रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन it will be taxable under house property। अरे क्या मतलब, टैक्सेबल हो जाएगी? यस, ये टैक्सेबल हो जाएगी अगर रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। इफ रेंट इज रिसीव्ड इन यूएस ओनली, वहां पे रेंट आपको मिला है, इंडिया में रेंट नहीं मिला, तो देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल, इट इज नॉन टैक्सेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी। जो अगर फॉरेन विदेश में आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको इंडिया में टैक्स देना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। इफ इट इज रेजिडेंट देन इट इज टैक्सेबल, नो नीड टू सी अदर थिंग। इफ इट इज योर रेजिडेंस इन एनआरआई और आरएनओआर, देन टैक्सेबिलिटी देखनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि वेयर द इनकम इज रिसीव्ड। इफ रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया देन इट इज टैक्सेबल, इफ द रेंट इज रिसीव्ड इन यूएस देन इट इज नॉन टैक्सेबल। तो मैं आपको एक बार अब इसका थ्योरी का पोर्शन बता देता हूं, ठीक है। चलो, जो हमने यहाँ पे सब नोट्स डाउन करके रखे हुए हैं तो देखते हैं। चलो, ये हमने कल पढ़ा था। अब कंपोजिट रेंट देखो, कंपोजिट रेंट बेटा वही होता है जो हमने डिस्कस किया था कि ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी समटाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग as well as other assets like furniture, plant, machinery और different सर्विस जैसे लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं। तो कंपोजिट रेंट का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो कंपोजिट रेंट का टैक्स इंक्लूड रेंट ऑफ बिल्डिंग और फिर डिफरेंट चार्ज का भी, सर्विस का भी चार्ज उसके इंक्लूड रहता है। तो कंपोजिट रेंट को दो भागों में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तो जो सम प्रॉपर्टी के नाम का है वो तो 22 में आ जाएगा, जो बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी उसका तो हाउस प्रॉपर्टी में हो जाएगा, और जो सम एट्रीब्यूट करेगा टू द सर्विस ऑफ अदर एसेट
उसको चार्ज करेंगे इधर पीजीपीपी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इधर पीजीपीपी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ाया। अब इसका मैनर, स्प्लिट करने का मैनर देखते हैं, जो कि हमने एक एग्जांपल की मदद से देखा। अगर इनसेपरेबल है ये दोनों ही चीजें, जहां कि हमने बताया था कि जब दोनों ही प्रॉपर्टी को सेपरेट नहीं किया जा सकता तो इट विल बी टैक्सेबल पीजीपीपी और आईओ एज नॉट अंडर house property. When composite rent of is received by letting out the building and other asset like furniture, and two lettings are not separable, the other party does not accept letting of the building without the other asset. This is the main thing. ये आपके क्वेश्चंस में पक्का मिलेगा, ये क्लैरिफाई करेगा कि द पार्टी इज नॉट एक्सेप्टिंग द लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विदाउट अदर एसेट। उसको बिल्डिंग नहीं चाहिए, अगर वो एसेट नहीं मिल रहा है तो उसको एसेट भी चाहिए और बिल्डिंग दोनों ही चाहिए, तो मतलब दैट आर इनसेपरेबल। तो द रेंट ऑफ द, और किसी भी केस में ये भी आप याद मत रखना कि वो नहीं है कि आपने जो एग्जांपल लेके किया था जिसमें कि बिल्डिंग और एसी वाला ही इनसेपरेबल है, लिफ्ट वाला, कई केस में ऐसे भी हो सकता है कि हमें लिफ्ट भी चाहिए ही चाहिए, और लिफ्ट अगर आप नहीं दोगे तो हम बिल्डिंग भी नहीं लेंगे, तो दोनों ही चीजें हमें चाहिए। तो इस केस में इनसेपरेबल हो गया, तो द रेंट विल बी टैक्सेबल ईदर एज पीजीपीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दैट्स द पॉइंट। दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ सम इज फिक्स सेपरेटली। जैसे हमने एक एग्जांपल में किया था, अगर उनका सम एक का 3 लाख फिक्स कर दिया था, एक का 2 लाख फिक्स कर दिया था, एसी का 2 लाख, इसका बिल्डिंग का 3 लाख, अलग अलग फिक्स कर दिया था, तो भी ये पूरा का पूरा 5 लाख विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि जब दो को सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, तो भी अगर आप बेशक आपने उनका रेंट अलग से फिक्स किया तो भी इस केस में आपको वो पीजीबीपी के अंदर ही टैक्सेबल है। लेकिन जब सेपरेबल है तो उस केस में बता दिया जो बिल्डिंग का आएगा वो बिल्डिंग विल कम अंडर सेक्शन 22, और नॉन जो बाकी के जो सर्विस है, सर्विस विल कम अंडर सेक्शन पीजीपीपी और इनकम फ्रॉम other sources. That's it. When composite rent is received for letting out of building or other asset, the two letting are separable. That is, letting out of one is acceptable to that party without letting out. मतलब the party is accepting of one person, one, इधर बिल्डिंग भी दे दो, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है, तो इन केस में बिल्डिंग फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट बिल्डिंग इज टैक्सेबल इन द हाउस प्रॉपर्टी, अदरवाइज पीजीबीपी। ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल कंपोजिट रेंट रिसीव्ड बाय सेसी फ्रॉम टेनेंट फॉर द टू लेटिंग। एक ही रेंट मिला, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि हमने 1.5 लाख रुपए का एक ही वो मिला, तो हमने क्या कहा था, उसको डिवाइड कर दो बिल्डिंग में और बाकी की जो सर्विस आपने दी है उसके साथ आप उसको डिवाइड कर दो, और तब उसमें जो बिल्डिंग वाला चार्ज करोगे वो आएगा हाउस प्रॉपर्टी, और ये वाला चार्ज करोगे तो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीबी। दैट इज श्योर। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, वही है, अगर रेजिडेंट का केस है तो भाई ये इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ, ये भी ध्यान रखना। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएशन इज टैक्सेबल वेदर सच इनकम इज बोट इन इंडिया और नॉट, उस चीज में मतलब ही नहीं पड़ता। लेकिन नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट केस में इनकम द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज रिसीव्ड। तो यहाँ पे अगर इंडिया में वो इनकम रिसीव होती है देन ओनली इट विल बी taxable, otherwise there is no need. So the main point here is that is if it is received in India, that is the main point. और यहाँ पे if it is brought into India or not, that is doesn't matter, here matter the residential status। यहाँ पे अगर नॉन रेजिडेंट है और NR है तो उस केस में ये देखना पड़ेगा if it is received in India then it okay, otherwise leave it। So these are the two important topic, छोटे टॉपिक थे। If any problem you are having just let me know, or please don't forget to share, subscribe, press the bell icon। Okay, bye।